अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी आवाम बिजली के झटके सह नहीं पा रही थी कि पेट्रोल ने आग लगा कर रख दी है। ऊपर से डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, काबू से बाहर है। निगरान हुकूमत को आए अभी महीना भी नहीं हुआ कि डॉलर के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों की भी अब ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। गुज़श्ता रात वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 91 पैसे जबकि डीज़ल की कीमत में 18 रुपये 44 पैसे इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 300 रुपये से ऊपर चली गई। अब तो मोटरसाइकिल वाला हो या लोडर गाड़ी वाला, एक किलोमीटर पर लगने वाले पेट्रोल का हिसाब करके ही घर से निकलना पड़ता है। पेट्रोलियम आइटम्स की प्राइस में इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब लोग पहले भी बिजली के ज़्यादा बिल लेकर सड़कों पर हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं। क्या कहते हैं आवाम, ज़रा देखिए। भाई क्या करें, गरीबों का तो जीना हराम हो गया। बिजली के बिल ने एक परेशान किया हुआ था, वो मसला हल हुआ नहीं है कि ये दूसरा मसला जो है ये हमारे सर पे लाके खड़ा कर दिया है। हम तो अभी भाई साइकिल के दौर में जाने वाले हैं। हालत देखना आप हमारी क्या हो गई है। 300-400 पेट्रोल डेली का और बहुत ही हालात डाउन हो चुके हैं इस वक्त। हुकूमत से मुतालबा है कि प्लीज पेट्रोल सस्ता कर दें ताकि हमारा रोजी करने के लिए हम जा सके। हम सबको तो ये चाहिए कि मोटरसाइकिल खड़ी कर देनी चाहिए। गरीब आदमी मोटरसाइकिल यूज नहीं कर सकता। हम 200 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाने की सलाहियत नहीं रखते, तो अब हुकूमत की तरफ से जो 300 रुपए 6 रुपए कीमत मुकर्रर की कि इसको वापस ले। पेट्रोल सस्ता हो जाए, सीएनजी सस्ता हो जाए तो हमारे घरों का भी कुछ गुजारा होगा। इनको बिल्कुल ही किसी किस्म का एहसास ही नहीं है। लोग क्या करेंगे। पेट्रोल का ये हाल है, बिजली का ये हाल है, गैस का ये हाल है। पेट्रोल के बढ़ने से तो सब चीजें ही महंगी हो जाती हैं। हुकूमत को आवाम का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। किचन चलाना मुश्किल हो गया है। गरीब बंदे की जो जिंदगी है वो बहुत ही दुश्वार हो चुकी है। इससे गुजारा और नहीं हो सकता क्योंकि लोग जो है ना रोटी के लिए तरस रहे हैं और पेट्रोल इतना महंगा हुआ है कि बस अब वारे से बार है। पहले हम डालते थे 500 रुपए का तो पूरा हफ्ता चलाते थे, अभी एक दिन भी नहीं चलती बाइक। एक तरफ हुकूमत के हालिया इक़दामात से आवाम बेहाल हैं, परेशान हैं, तो दूसरी तरफ निगरान हुकूमत अपने मैंडेट की वजह से बेबस भी नज़र आ रही है। बिजली बिलों पर जब शहर शहर एहतजाज हुए तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक नहीं, दो नहीं, तीन इजलास बुलाए, मगर इजलासों की पटारी से आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं निकल सका अभी तक। और बताया गया कि IMF से रिलीफ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, IMF को तजावीज़ भिजवाई हैं। इसके साथ निगरान वज़ीर आज़म का ये भी मानना है कि बिजली के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ज़रा देखिए। हमारा जो करंट ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है। अगर सबसे ज्यादा हमने मीटिंग्स की हैं वो यही नुकता था। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला, ये मसला जरूर है और इस मसले को जरूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। हम अभी तक जो रेलिवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर, क्योंकि वो एक ऐसा रेड एरिया है जिसमें हम कतन एंटर नहीं होंगे। अभी IMF की मजबूरी बोल रही है प्राइम मिनिस्टर के अंदर कि इतना बड़ा मसला नहीं है या वाकई वो बेबस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब देखना ये है कि निगरान हुकूमत किस हद तक आवाम को मुतमईन कर पाती है। मगर आज की सूरत हाल तो ये है कि लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं। बिजली के बिलों पर आज कराची में शटडाउन हड़ताल चल रही है। इसी तरह कल 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने भी बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे रखी है। अब सवाल ये है कि आवाम का बढ़ता हुआ गुस्सा और निगरान हुकूमत की आवाम में जड़ें ना होना, क्या ये पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा? सवाल ये भी है कि PDM हुकूमत के आखिरी हफ्तों में मईशत को ट्रैक पर लाने के जो दावे किए गए थे, एकदम इसको रिवर्स गियर क्यों लग गया है? PDM के जाते ही सब कुछ ये निगरान हुकूमत के दौर में अगर हो रहा है तो क्या ये सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है? रुपए की कदर में जो ठहराव आया था, ऐसा क्या हुआ है कि निगरानों के आते ही डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? जिस दिन PDM हुकूमत गई तो डॉलर का इंटर बैंक रेट 288 रुपये था और आज डॉलर 305 पर ट्रेड कर रहा है और 330 में भी बाहर से कहीं से मिल ही नहीं रहा है डॉलर। यानी निगरानों की निगरानी में अब तक डॉलर 17 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट में दिन ब दिन फ़र्क बढ़ता जा रहा है। ये 1% से होकर 6% तक आज फ़र्क आ गया है। ये फ़र्क अब 15 से 20 रुपये तक पहुँच गया है, मतलब कि 6% तक ये फ़र्क हो गया है, जो किसी तौर पर भी हिचकोले खाती जो मुल्की मईशत है, ज़ाहिर है इसके लिए अच्छी खबर नहीं है। हाल ये है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है रुपया, ये मगरबी और यूरोपीय ममालिक तो दूर, एशियाई ममालिक में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही है। अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश की करेंसी की परफॉर्मेंस हमसे कई गुना बेहतर है। और तो और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गुज़श्ता साल दिवालिया होने वाले मुल्क श्रीलंका की करेंसी से भी अब नीचे गिर गई है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो मुश्किलों से 48,424 पॉइंट तक पहुंची थी, कुछ हालात बेहतर हुए थे, जुलाई में हालात बेहतर थे, वो फिर गिरते गिरते अब अगस्त के महीने में आप देखें 45,000 पॉइंट्स तक आ गई है। सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तानी मार्केटों से उठता जा रहा है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इस वक्त हाल ये है कि अवाम निगरानों की तरफ देख रहे हैं और जो निगरान हैं ये देख रहे हैं IMF की तरफ। बकौल प्राइम मिनिस्टर के, बकौल इस निगरान हुकूमत की हमने अपनी तजावीज़ तो भिजवा दी है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि सब्सिडी किसी मसले का हल नहीं है। और ये बात तो हम भी जानते हैं कि IMF सब्सिडी देने पर कभी भी राज़ी नहीं होता है, कभी भी खुश नहीं होता, उल्टा मामलात हमारे ख़राब ही होते हैं। तो जो 48 घंटों में रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, इसका आउटकम क्या हो सकता है? किस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके क्या ये हुकूमत, निगरान हुकूमत किसी किस्म का रिलीफ दे सकती है या ऐसे ही चलता रहेगा? शाजिया, आपने बहुत से कलीदी मसाइल जो इस वक्त मुल्क को फेसिंग हैं, रुपए की कदर, इन्फ्लेशन, एनर्जी बिल्स, सब्सिडी, IMF प्रोग्राम, ये आपने सब जो है सामने रख दी हैं। इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इवन इन द शॉर्ट रन कितने कलीदी मसाइल जो हैं उनको ओवरकम करना है। सो अब आपको जब इतने मसाइल को ओवरकम करना है, जो आप भी समझ रही हैं, तो आपका रिस्पांस भी उतना ही कॉम्प्लेक्स, उतना ही क्लियर और उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो हम एक एक चीज़ का अहाता कर लेते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं और क्या किया जा सकता है और क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास। पहले तो याद रखिए कि ये एक एम्पावर्ड केयर टेकर सेटअप है, लॉन्गर टर्म का केयर सेटअप है। एंड जैसे कि कहा जा रहा है, आप देखिए कुछ कितना लॉन्गर, अगर फरवरी में इलेक्शंस हो जाते हैं तो जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है कि अगले साल भी इलेक्शंस ना हो, अब फरवरी मार्च में तो नॉर्मल इलेक्शन की बात हो रही है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है। इट्स ऑलमोस्ट डबल द टाइम जो नया जो एक ऑर्डनरी केयर टेकर 3 महीने के लिए आता है, 6 माह का। यस, ठीक, तो आप इस तरह देखिए ना। फिर ये एक ऐसे वक्त, अच्छा ये एक बात, दूसरा ये एक एम्पावर्ड केयर टेकर है, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके ऑन गोइंग 4 एरियाज में दे आर एम्पावर्ड टू वर्क, जो कि PPP हैं, प्राइवेटाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल डील्स हैं, और सबसे बढ़ के IMF एंड द मल्टीलैटरल्स। अच्छा, एक फ़र्क ये भी है कि ये एक ऐसा केयर टेकर है जो IMF के प्रोग्राम के दौरान आया है। नॉर्मली IMF का प्रोग्राम इज हैंडल्ड बाय अ पॉलिटिकल सेटअप, और IMF का प्रोग्राम भी इनको राइड आउट कराने में मदद करने के लिए क्रिएट किया गया है। सो ये बड़ी एक इवनली बैलेंस्ड चीज है जिसको इनको, तो ये IMF से बात करने की पोजीशन में है, उनसे पॉलिसी रिव्यू करने की पोजीशन में है, रिलीफ देने की बात करने की, इसका मतलब पोजीशन में है ये। मैं तो यही समझता हूँ, और मैंने पाकिस्तान का जो 2013-16 का वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान में शाजिया अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट किया, बाकी पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं, क्योंकि वो मैंने उस कलीदी टीम के साथ एंकर किया है। तो मैं ये बड़ी कंफर्टेबली आपको कहता हूँ कि IMF इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ बैंकर टू यू, प्लीज़ गो एंड टेल देम कि एक तकलीफ़ आ गई है। तकलीफ़ क्या है? एक आपका इस वक्त जुलाई अगस्त में इकट्ठा 7 रुपए का बिल आ गया है, 2 महीनों का बिल लगा हुआ आ गया है, उसकी वजह से एग्जैजरेटेड लोगों को यूनिट्स भी आ गए हैं, एग्जैजरेटेड बिल भी आ गए हैं। IMF को तकलीफ इस बात की है, IMF का प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों पर ये जोर देता रहा है कि आप ताकतवर तबके पर टैक्स लगाएं, आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, आप उस तबके पर हाथ डालें जिसने हमेशा अपने आप को टैक्स से बचाया है और गरीब के पैसे पर अयाशी की है। ये है एक्चुअली आवाम का प्रॉब्लम, जो हमारे हुक्मरानों ने कभी सुना ही नहीं। सो IMF से अभी ओवरकम कर लें जल्दी से ये बिलों का मसला। ये एक मतलब सोशली अनकंफर्टेबल मसला है लोगों के लिए। आई एम ग्लैड कि PM फील करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बट सोशल साइड पे एक डिफ़िकल्टी आ गई है लोगों को। सो इसको बिलों को स्टैगर करवा लें। आप कुछ GST में अगर की मद में आपके पास बजटरी कुछ अलाउंसेस होते हैं उनको यूज़ कर लें, ताकि 300 तक के जो लोग हैं उनको भी हैंडल कर लें। एक कलीदी काम ये कर लें कि जो 200 यूनिट से बाहर चले जाते हैं अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में, बिकॉज हमने कुछ चेंजेस किए, उनको वापस 200 को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रख लें। ये IMF से तय कर लें और फिर कुछ आगे काम करें ताकि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ड्रॉप हो। मैं एक काम भी आपके सामने रख सकता हूँ। मेरा मतलब इससे ये है कि आप
ये जो गैस इस वक्त मिल रही है कैप्टिव को, अगर इसको ले आए सिस्टम में तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कुछ डिस्कोस को तो कहें ना कि 520 अरब का नुकसान FY22 में TND की मद में हुआ है, इसका कुछ काम तो कीजिए, मतलब कुछ चेंजेस कीजिए इनको। इसका कौम सिर्फ ये मांग रही है कि जो सारे लोग हैं वो रियलाइज करें कि इस वक्त कितनी तकलीफ में से तकरीबन मिडिल इनकम तक के लोग जो है वो लेकिन इसका डॉलर की प्राइस से भी तो ताल्लुक है ना। आप बिजली के लिए जो आपको कोयला भी बाहर से लेना है, आपको फर्नेस ऑयल भी बाहर से लेना है, आपको ईंधन अगर बाहर से लेना है तो यू हैव टू पे। जो डॉलर की प्राइस चल रही है उससे भी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, उसको आप ओवरकम कैसे करें? ये आपने अब कहा कि जो ओवरऑल इकोनॉमी है, अभी मैंने एनर्जी सेक्टर की बात की कि उसको ओवरकम कीजिए। अब ओवरऑल इकोनॉमी में जो डॉलर है, ये सेकंड काम है जो इस वक्त हुकूमत को करना चाहिए, उसको भी हम बड़ा क्लियरली आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान एक तो बहुत डिस्कम्फर्ट में ना जाए, IMF की अम्ब्रेला मौजूद है, $28.5 अरब ओवरऑल रोल ओवर्स, बैंक बोरोइंग सब कुछ करके पाकिस्तान में बायलैटरल फ्लो से आने हैं। ये जब भी IMF आपके साथ प्रोग्राम करता है वो उस प्रोग्राम को फाइनेंस करता है, सो यू आर फाइनेंस नाउ। अब आप इस वक्त सामने रख दीजिए कि 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में जो रह गए हैं आपके फ्लोज कैसे आने हैं। मार्केट को तकवीत नहीं मिल रही, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को तोड़िए कि आपकी कमज़ोरी है इकोनॉमी की एक्सटर्नल फ्लोज पे, मार्केट की अनसर्टेनिटी को तोड़िए, और जो अभी आपने कदम उठाई है इंपोर्ट्स पे उसको थोड़ा स्टैगर कर दीजिए। जो आपने कदम उठाई है डिविडेंड्स पे उसको स्टैगर कर दीजिए, आपकी इंपोर्ट्स जो है वो उनको स्टेप आप खोलिए। आप इंपोर्ट्स को थोड़ा स्लो करें तो आपका यूरोप नाराज हो जाएगा। आप अगर कुछ इंपोर्ट्स की चीज़ों पर पाबंदी लगाते तो मुख्तलिफ ममालिक की नाराज़गी का भी आपको खदशा रहता है। आप तो हर तरफ से फंसे हुए हैं। दुरुस्त। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसको बंद करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी स्टैगरिंग तो करनी पड़ेगी, बिकॉज आप डॉलर के इनफ्लोज या तो वो बना लें। अब अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो व्हाट वुड यू डू? देखिए ना, $9 अरब आपने जनीवा में प्लेज किया, कमर्शियल लोन्स आपके पास मेरे ख्याल इस वक्त काफ़ी मौजूद हैं जो आपको जाके UAE और मिडल ईस्ट के बैंकों से लेने हैं, चाइनीज़ बैंकों से ले सकते हैं, बायलैटरल पार्टनर्स के पास जाइए, मल्टीलैटरल पार्टनर्स के पास आपके इस वक्त प्रोग्राम लोन्स हैं वो करवाइए। ये सब अगर इनफ्लो आना शुरू हो जाए तो जो इस वक्त स्टेट बैंक के रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल मेरा ख्याल है अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है, वो तब्दील हो जाएगी। अब ये सारे काम करने हैं हमें आहिस्ता आहिस्ता। आई अंडरस्टैंड केयर टेकर्स अभी आए हैं, दे आर फाइंडिंग देयर फीट ऑन द ग्राउंड, बट एक्चुअली द टाइम इज़ नॉट देयर। आखिर हम बाहर बैठते हैं तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, ये हम अभी भी नंबर्स से आशना है। मैं अभी भी PBS का जो अगस्त का डेटा आया है वो देख रहा था कि ट्रेड डेफिसिट कहाँ खड़ा है। तो यू नो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर। जुलाई में आपकी स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त ठीक चल रही थी, अगस्त में आके बिल्कुल ही वो बैठ गई। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने देखिए ना, अनसर्टेनिटी एक मॉनेटरी पॉलिसी की, कल परसों का जो बयान है वो ये था कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग होने जा रही है, उसने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की। अब उसको रोकने का क्या तरीका है? ये कतई तौर पे जो लोग समझते हैं उनको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स को दोबारा आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा कि मॉनेटरी फिनोमेना ही है इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान में उसको रोकने के 2 तरीके हैं। या तो आप मॉनेटरी टाइटनिंग करें, या ये जो हमारा मालियाती खसारा है या तो आप इसको कम कर लीजिए, तो आपको मॉनेटरी टाइटनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और ये भी अब हुकूमत को करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, सिग्नलिंग मुख्तलिफ होएगी, इससे मार्केट्स को तकवीत मिलेगी, और बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर जो SIFC आना चाहता है वो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुआशर डाकार नजीब साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, यानी रिहाई के बाद गिरफ्तारी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। अपने तहरीरी हुक्म में अदालत ने यह वाज़ेह किया कि रिहाई के बाद परवेज़ इलाही को ना पकड़ेगा, ना कोई अथॉरिटी या एजेंसी गिरफ्तार करेगी, ना ही नज़रबंदी की जाएगी। लेकिन जैसे ही रिहाई का ऑर्डर लेकर चौधरी परवेज़ इलाही पुलिस सिक्योरिटी में हाई कोर्ट से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो किनाल रोड पर इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और ज़बरदस्ती उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके ले गए। ज़रा ये बता रहे हैं कि अब चौधरी परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत
15 दिनों के लिए अडयाला जेल में रखने का फैसला किया गया। अब सवाल ये उठता है कि चौधरी परवेज़ इलाही जैसा सियासतदान कैसे नक्शे अमन के लिए ख़तरा हो सकता है, या फिर उनको पीटीआई के साथ सियासी वाबस्तगी रखने की सज़ा दी जा रही है। ऐसे में जहां पाकिस्तानी सियासत में पीटीआई को साइडलाइन करने पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं पर इंतखाबात के हवाले से छाई जो एक गैर यकीनी है, इससे हालात मज़ीद कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। अवाम हो या बड़ी सियासी जमातें मुल्क में बर वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अवाम का भी महंगाई का जो तूफ़ान है देख कर ज़ाहिर है उनका भी गम व गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता है, और निगरान हुकूमत रिलीफ देने के मामले पर तो बेबस नज़र आ रही है। शायद यही वजूहात हैं, इलेक्शन कमीशन भी अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो गया है। इलेक्शन कमीशन की आज मीटिंग हुई जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मिलने वाली तजवीज़ पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक हल्का बंदियों का काम जो पहले 14 दिसंबर को मुकम्मल होना था, अब 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि मुल्क में जल्द इलेक्शंस हो सकें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों के फौरी इलेक्शन के बाद फौरी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। अब सवाल ये है कि हल्का बंदियों का शेड्यूल 14 दिसंबर का हो या 30 नवंबर का, लेकिन जो 90 रोज़ में इलेक्शंस का सवाल है जिसका मुतालबा आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है और तहरीक इंसाफ भी कर रही है, वो तो हमें 90 रोज़ में होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का हालिया फैसला आइन और कानून के मुताबिक है क्या पीटीआई और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल से एग्री कर पाएंगे? ऐसे में दूसरी बड़ी सियासी जमातों के बरअक्स मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तासुर क्यों है कि वो वाकई इलेक्शंस में डिले चाहते हैं? मैं इस पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, हैं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं, वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका। शुएब शाहीन साहब, पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम पाकिस्तान में एक सिचुएशन देख रहे हैं, रिहाई गिरफ्तारी, फिर रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी होती है। तहरीक इंसाफ के लोगों की एक छोटी सी मिसाल हमारे सामने है। मलिका बुखारी को 2 बार गिरफ्तार किया गया, शीरी मज़ारी 5 दफ़ा गिरफ्तार हुई, शहरियार आफरीदी को 3 बार गिरफ्तार किया गया। इमरान खान रिसेंटली चंद दिन पहले उन्हें तोशाखाना में रिलीफ मिलता है, साथ ही उन्हें साइफर में पकड़ लिया जाता है। अब परवेज़ इलाही साहब 1 जून से उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होता है और बार बार उनकी ज़मानतें भी उनको होती हैं, रिहाई के अहकामात भी अदालतें देती हैं, हाईकोर्ट की तरफ से आते हैं, जैसे आज भी आया है। लेकिन आज फिर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया 3 MPO के तहत। क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर एक शख्स जो है, आपने उसको जेल में पिछले 2 महीने से बंद करके रखा हुआ है, कैसे आप उसको 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं? इस बारे में कानून क्या कहता है कि एक ऑलरेडी शख्स अंदर है, जेल में है, वो कैसे नक्शे अमन के लिए खतरा बन सकता है? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG और चीफ कमिश्नर को ऑलरेडी कॉन्टेक्ट नोटिस दे रखे हैं, और इसी बुनियाद पर कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है, किसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी कि एक शख्स जो 2 महीने से या इससे पहले पुलिस की तहवील में है या वो जेल में है, वो क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपको वो नक्शे अमन का खतरा पैदा हो रहा है या होने की कोशिश कर रहा है? असल बात यह है कि ये PTI को क्रश करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 8 दफ़ा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अदालतें ये कहने पे मजबूर हो जाती हैं कि हमारे पास क्या लेने आए हो, आप जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जाकर अपनी जान छुड़ा लो। और एक तरफ तो अदलिया की बेतौकीरी को तो छोड़ दें, लेकिन क्या पाकिस्तान में आइन और कानून मौजूद है? लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद परवेज़ इलाही को इस तरह गिरफ्तार किया जाना आइनी, कानूनी और निज़ाम इंसाफ का कत्ल पूरी कौम देख रही है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से फिर पूछना चाहिए था कि आप किस लिए आप जो है ना वो किस कानून के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तो लाहौर हाई कोर्ट को पूछना चाहिए था ना। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़े अहकामात दिए हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी डिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर्ड या किसी MPO के तहत आप इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अहकामात तो वाज़े हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदलिया इतनी या कमज़ोर हो चुकी है या उसकी इतनी अहमियत नहीं रही कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करा सके। इसका मतलब है कि ये केयर टेकर पूरा सेटअप बैठा हुआ है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। गरीब अवाम है वो महंगाई के तूफान तले पिसी हुई है, और क्या एक बंदे को, इमरान खान और PTI को गिराने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को आपने दलदल में फेंक क्या इस पर पोजीशन है आपके सामने? आला अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को
ये इस पर नोटिस लेना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि अदालतों के अहकामात को इस तरह रद्दी की टोकरी में क्यों फेंका जा रहा है। आप अदालतों के अहकामात को यहाँ पर कोई मानना पसंद ही नहीं करता, चाहे वो हमारी हुकूमतें हों, चाहे पुलिस हो। जब लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़े आज एक ऑर्डर किया कि कोई भी एजेंसी, नैब, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इदारा गिरफ्तार ना करे, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि पुलिस इन्हें खैरियत से घर पहुँचाए, पुलिस की कस्टडी में इनको घर पहुँचाया जाए। इसके बावजूद अगर अदालतों के हुक्म को आप इस तरह पामाल कर रहे हैं तो कौन अदालतों के अहकामात की जो है वो पाबंदी करेगा? नहीं, देखिए ना, फिर आपका इसका मतलब है कि आइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है बुनियादी हुकूक आपके मुअत्तल हो चुके हैं, इसका मतलब है कि इंसानी हुकूक आपके पाकिस्तान में नहीं है। जो एक दहशतगर्द के भी एक हुकूक होते हैं, जंगी कैदी के भी हुकूक होते हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तानियों के हुकूक उनके बराबर भी नहीं है। और अदलिया की बेतौकीरी सफिशेंट नहीं है कि अदलिया की बेतौकीरी हो रही है और तौहीन अदालत हो रही है। ये तो बुनियादी हुकूक का सवाल है। क्या पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे या अदलिया पे कोई एक आम आदमी ट्रस्ट करेगा? अदालतों में क्यों? मुझे एक बात बताए ना, ये ऐसे शख्स पर कानूनी तौर पर ये एमपीओ का कानून लागू होता है जो ऑलरेडी जेल में है पिछले 2 महीने से, कैसे वो नक्शे अमन के लिए खतरा हो सकता है? इस बारे में कानून क्या कहता है? नहीं हो सकता। देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस किए हैं कि इस तरह एक शख्स किसी जेल में है, किसी अदालत में है, किसी की कस्टडी में है, क्या आपके पास सोर्स आ गया कि वो जेल में बैठ के इस पे शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार की इस पे ऑर्डर भी है, फैसला भी है। जी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जेल में कौन सा दहशतगर्द इनको मिलने गया, कौन सा ऐसा शख्स मिलने गया जिसकी वजह से यहाँ इस्लामाबाद में या पिंडी में या किसी जगह पे नक्शे अमन का खतरा हो गया। तो बात तो ये वाजे है, किसी किस्म का कोई बाम नहीं है कानून में, लेकिन कानून को बुनियाद बनाकर हमने लोगों के गले घोंटने हैं और उसका इस्तेमाल रियासती दहशतगर्दी के जरिए करना है। तो मुझे अफसोस ये है कि आज पहले ही इतनी अफरा तफरी है, महंगाई के बोझ तले दबी हुई है हमारी कौम, सरापा एहतजाज है, उसके बाद हम कानून और इंसाफ का जिस तरह कत्ल कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि आम आदमी का आपकी रियासत के ऊपर क्या ट्रस्ट होगा? क्या वो निज़ाम इंसाफ के ऊपर ट्रस्ट करेगा? क्या वो अदलिया पे ऊपर ट्रस्ट करेगा? क्या ऐसे हुक्मरान तबकों पे ट्रस्ट करेगा? क्या वो अपने मसाइल का हल इन अनइलेक्टेड गैर मुंतखब लोगों के हवालों से को वो सोचेगा कि ये हमारे अपने हैं? ये अपने नहीं है। और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने वो तारीखों पे तारीखें दिए जा रहा है। अभी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दौरानिया तो कम कर दिया हल्का बंदियों का, 14 दिसंबर से वो 30 नवंबर पर आ गए। हाँ, अपनी जगह वो सवाल मौजूद है 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से, लेकिन दौरानिया कम कर दिया उन्होंने। मैम देखें, बात यह है कि 30 नवंबर तक ये आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर भी उनको 2 महीने चाहिए मिनिमम, और वो दिसंबर के आखिर तक चला जाएगा। क्यों भाई? 90 डेज का हुक्म है। अभी कल उन्होंने फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इनके इलेक्शन कमीशन की वो पिटीशन खारिज की है, और उससे पहले उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को डिरेल किया है, आईन की पामाली। वैसे इलेक्शंस का डिले होना क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता? इमरान खान पीटीआई चेयरमैन तो जेल में हैं, तो अगर ऐसे में इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, उधर से उन्हें इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता, तो ये तो तहरीक इंसाफ के लिए नुकसान वाली बात होगी। हम ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। आपने 3 दिन पहले आपने इलेक्शन रिजल्ट नहीं देखा है केपीके में? बात ये थी कि ना उधर फर्स्ट लीडरशिप है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना कोई कारकुन मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद अवाम और पब्लिक पीटीआई को वोट देने के लिए खुद तैयार है। इस वक्त अवाम के अपने हुकूक का और एग्जिस्टेंस का सवाल है। बात यह है कि 16 महीने की फाशिस्ट हुकूमत का अंदाज हुक्मरानी और तरीका वारदात और मौजूदा जो केयर टेकर उनकी एक्सटेंशन बैठे हुए हैं, उनका तरीक़ाकार देख लिया है। यहाँ पाकिस्तान में अगर उनका वजूद कौम का बाकी है तो पीटीआई को वोट देंगे। हम ये कहते हैं छोड़ दें पीटीआई को, हम ये कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं इन अकॉर्डिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसको सब लोग तस्लीम करें, जबर और खौफ की फिजा खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में कोई कानून आपको नज़र आता है, कोई अदालतों के अहकामात को कोई मानना पसंद करता है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो? आज आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से परवेज़ इलाही को पहले लाहौर हाई कोर्ट के रिहाई के ऑर्डर्स मिलते हैं, वो घर जा रहे होते हैं, उधर से इस्लामाबाद पुलिस पहुंची होती है उनको पकड़ने के लिए। कोई यहाँ कोई जंगल का कानून है या ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक कोई चल रहा है? शाजिया, अगर आप आज की बात करेंगे स्पेसिफिक तो मेरा हाल इससे तो मसला हल नहीं होगा, लेकिन अगर आप पीछे माजी में जाएं तो उस वक़्त कानून कायदा अभी तो मैं समझता हूँ कि वही जो 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 करेगा वो भरेगा, जो बोएगा वो काटेगा। लेकिन जब 2018 से, मैं उससे पीछे नहीं जाता, लेकिन 2018 से जब ये हुआ सिलसिला या 2017 से मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, उस वक्त तो किसी ने इतनी आवाज़ नहीं उठाई कि यार ये कामा क्या है, उस पर क्यों निकाला गया है, क्यों इतनी बड़ी साजिश की है, क्यों 2014 का धरना दिला के वहाँ पे पता नहीं कितने पता नहीं 4 महीने कितने महीने बैठे रहे वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने, और जो जो हशर हुआ वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस पे हमले हुए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के छलांग गेट जो फलांगे गए, पीटीवी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ। लेकिन वो सिविल जो नाफरमानी थी वो किधर किसी ने नोटिस नहीं सर, हर जी शऊर इंसान ने राना साहब उस वक्त इस चीज को कंडेम किया था। जहां तक आप नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की बात करें, मुझे बताएं कितनी दफा नवाज शरीफ को जमानतें मिली या रिहाई के ऑर्डर्स मिले और कितनी दफा बाहर दोबारा उनको पकड़ के अंदर डाला गया? हम ये बात ज़रूर करते हैं कि शायद ही कोई नून लीग का लीडर हो जिसको इमरान खान के दौर में पकड़ा ना गया हो, ये भी हम कंडेम करते थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस चीज़ से कह रहे हैं कि आप लोगों का हिसाब बराबर हो रहा है, जो आप लोगों के साथ हुआ उससे अगर बुरा किसी के साथ हो जाए तभी आप लोगों को सुकून मिलेगा, तो सर ये एक अलग चीज़ है। मैं आइन और कानून की बात कर रही हूँ कि अगर अदालत एक शख्स की जमानत रिहाई का हुक्म देती है, दोबारा कैसे आप उसको पकड़ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका ये जो एक बड़ी एक एंगुलर आपकी अप्रोच है कि जी कितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को देते हैं, नवाज शरीफ साहब को इससे कहीं ज़्यादा उन्हें सहूलतें बर्दाश्त की हैं, चाहे वो 99 हो, चाहे वो उस वक्त तो एक डार्क रूम में उनको बंद कर दिया गया और साइन कराते रहे कि जी आप साइन करें और असम्बली डिज़ोल्व कर दें और ये करें वो करें, जो उन्होंने नहीं साइन किए। अटक जेल में गया, लांडी में जेल में गए, कोट लखपत जेल में गया, अडयाला में गए, अपनी बेटी के साथ जेल में गए। लेकिन नवाज शरीफ ने कहाँ अदालत की वो इज्जत एहतराम में फ़र्क डाला? GIT आपने बनाई 19-20 ग्रेड के अफसरों की, वहाँ पे सारी फैमिली पेश होती रही, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये इमरान खान कर सकता है? चलिए मैं आपसे सादा सा सवाल पूछती हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई के अहकामात दिए, क्या पुलिस को उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करनी चाहिए थी या अहकामात को मिनवन उसको मानना चाहिए था, तस्लीम करना चाहिए था? और जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि अब इन्हें घर तक छोड़कर आया जाए, पुलिस को वो करना चाहिए था या जो उन्होंने किया वो ठीक किया? नहीं, देखिए उन्होंने उसके इसमें तो जमानत उनको मिल गई और वो घर पहुंच गए, लेकिन अगर किसी और वजह से कोई नुक्से अमन, मैं बता देती हूँ, जो शख्स पिछले 2 महीने से जेल में है वो नक्शे अमन के लिए कैसे खतरा हो सकता है? आप इसका जवाब दे सकते हैं? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई कानून के बाड़ में अपने जराइम को छुपाएगा और एक मैं इस पे क्या करूं? मैं ज़ाती तौर पे पता है इतना ज़्यादा सख्त मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। करप्शन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ज्यादती हो रही है? करप्शन नहीं, मैं समझता हूँ करप्शन अब कहाँ पकड़ा जाएगा बंदा, मुझे बताएं ना। अगर अदालतें इस तरह करेंगी तो करप्शन आप पकारते हैं, आप हर तरफ एक बनी हुई है, करप्शन बहुत है। वहाँ वो बेटा बैठा हुआ है बाहर और आधा स्पेन खरीदा हुआ है और बैठे हुए हैं, और क्या छोड़े मैं क्या आप लोग तो जमानतों पे विक्ट्रीज बनाते थे कि हम पे तो कुछ साबित नहीं हुआ, हालांकि वो भी जमानतें होती थी। जिन्होंने कभी कुछ किया भी नहीं है, मतलब मैं 1.5 साल अंदर रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब अंदर रहे हैं। सर जो गलत जिसके साथ ज्यादती हुई हमने उसको कंडेम किया और कंडेम करना चाहिए।
आप कंडेम करने की बात नहीं, क्या परवेज लाई ने कंडेम किया, क्या इमरान खान ने कंडेम किया? इमरान खान तो अंदर देता था। ये मुकाफाते एक मतलब है, एक दुनिया में मतलब लॉ ऑफ नेचर ऑलवेज प्रिवेल्स। मैं आपको बताऊं कि कभी इससे जान नहीं छूटती। आपने किया, आपने तमाशा लगाए रखा है 4 साल, लेकिन हमारी अच्छा, आज इनके साथ मकाफाते अमल हो रहा है, तो जब आप लोग पकड़े जाते थे या नवाज शरीफ, मरियम नवाज पकड़ी जाए, उनके साथ भी किसी वक्त का मकाफाते अमल हुआ? हमें कोई गर्ज नहीं। हम कहते हैं कि कानून और अब जो भी आइन और कानून के दायरे में जजेस के जो जुर्म किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए और अदालतें उसको देखें, लेकिन एक ख़ास नज़र से ना देखें। अगर इसी तरह आज अदालतों ने स्टे पता नहीं 1300 बिलियन के यार पता नहीं कितने दिए हुए हैं, स्टे दिए हुए हैं, और वहाँ पैसे रिकवरेबल हैं मुख्तलिफ लोगों से टैक्स के। आज एक मैं पढ़ रहा था कि उसने कह दिया कि वो मुकेश कुमार के कौन सा कुमार है उसको मत अरेस्ट करे नैब। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें मैं क्या इस पे अदालतों के अब एक बेंट पॉइंट के हमने छोड़ना है, नैब ने पकड़ा है तो छोड़ना है, छोड़ दें। तो नैब तरमीम करके कौन गया है? अब उससे तो इतने लोगों को फायदा मिल रहा है। आप जो उन कवानीन के तहत जिनकी गिरफ्तारी बनती नहीं है, तो अदालतों ने तो कहना है कि हम नैब इसको ना पकड़े। तरमीम करके कौन गया है? उन्होंने तो बहुत कुछ कहना है और वो कह रहे हैं, और सबको पता है किस तरह वो कह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो मैं तो नहीं समझता कि वहाँ पे तो जब वहाँ पे मैं बैठा हुआ था तो वहाँ पे बेगम साहबा की खबर आई मियां नवाज शरीफ को, तो वहाँ पे तो अदालत जब ये जेल में थे तो वहाँ क्या हुआ, उनको तो नहीं बात कर रहे थे। वहाँ पे वो तो इतनी मरीज थी, वहाँ पे जिंदगी बहुत कश्मकश में थी, तो उनको सारे ये केसेस बने हुए थे। मतलब ये एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे आजकल ज़रा ज़्यादा शायद शख्स को लड़ रहा है कि जिस पे सारी तकलीफ उठ रही है। राना साहब, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल 14 दिसंबर से 30 नवंबर कर दिया है। बहरहाल फिर भी जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, बाकी सियासी जमातों का है कि इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर होनी चाहिए, वो तो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं। तो ये इलेक्शंस आपके ख्याल में अगर नवंबर में 30 नवंबर को हल्का बंदियों का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो कब तक हो जाएंगे इलेक्शंस? देखिए जी, वहाँ से अगर 30 नवंबर को इन्होंने किया 14 दिसंबर से, तो यह ज़ाहिर है 14 दिन कम हो जाएंगे। हाँ, 2 हफ्ते पीछे आया है ना प्रोसेस। 2 हफ्ते पीछे आ गया, लेकिन अगर 30 नवंबर को होते हैं तो 2-3 दिन बाद उसके वो शेड्यूल दे देंगे। अगर वो 2-3 दिन बाद देते हैं तो मेरा हाल है ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी बनता है, 2-3-4 फरवरी को बनता है ये जो टाइम वो 55 डेज 54 डेज जो मैंडेटरी हैं उसके नॉमिनेशन के सबमिशन के से और आखिरी पोलिंग डे तक, तो वो मेरा यही बनता है। लेकिन मार्च से पहले तो एट एनी कॉस्ट इलेक्शन होने ही होने हैं, सेनेट के इलेक्शन से पहले। फरवरी के पहले हफ्ते में होना है, तो उसके बाद तो मेरा बड़े ये बहुत आइडियल है कि वो मार्च में होंगे, तो उस वक्त तो सारे गवर्नमेंट्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगी और प्रोविंशियल असेंबली भी। पीपल्स पार्टी इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही है? जब सारी सिचुएशन का उन्हें अदराक था, तो अब इतनी एग्रेसिव क्यों है 90 डेज को लेके? बस दे आर पॉलिटिकली वेरी स्मार्ट। वो खुद ही सेंसस के सारे नोटिफाई करा के और खुद ही अब उससे भाग रहे हैं। मुझे बताएं, ये किसको नहीं पता? ये तो हर एक को पता था कि अगर सेंसस नोटिफाई हो गया तो उससे डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इस स्मार्ट मूव के पीछे उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है? बस एक जो इस वक्त फीलिंग पाई जाती है कि नहीं इलेक्शन 90 डेज में होना चाहिए, क्योंकि ये एक है ना ज़हन, चाहे वो वकला का है, चाहे वो एक ख़ास तबके अपनी पाकिस्तानी कौम का, कि 90 डेज में ये 90 डेज का जो आर्टिकल है वो प्रिवेल करता है, जो ये है कि विद 90 डेज। ज़ाहिर है वो तो आईनी तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो सूट करता है अगर इलेक्शंस डिले होते हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने आना है, फिर उनको कैंपेन का बकौल राना सनाउल्लाह के बकौल 2 महीने का उनको तो ये भी टाइम चाहिए। ज़ाहिर है पार्टी वर्कर से मुलाकातें, फिर सारा टिकट्स देना, बहुत एक लंबा प्रोसेस है। 3 साल के बाद उन्होंने अपने मुल्क में वापस आना है, तो आप लोगों को तो सूट करता है कि 2-4 महीने और भी आगे हो जाएं, तो आप लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों के तो हक में जाएगी ये चीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊँ कि ये अभी तसर गलत है कि मियां नवाज शरीफ साहब हर सूरत इलेक्शन कर लूँ तो वो आएंगे,
इलेक्शन पहले उन्होंने आने, हर सूरत इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन ये जो बात है, ये एक देखिए बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि डिलिमिटेशन हो, और जो पिछली डिलिमिटेशंस हैं उस पर अगर इलेक्शन कराने हैं तो मैं बताऊँ वो डिलिमिटेशन जो 2018 के इलेक्शन जिस पे हुए हैं वो आपको भी पता है कि कहाँ डिलिमिटेशन हुई थी, और इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी साहब थे वो नक्शे उठा के डेली किधर जाते थे, किधर जाकर बैठकर वो लाइनें खींचते थे, और कैंडिडेट्स जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट थे उनके पीटीआई के, उनसे पूछते थे कि कौन सा गाँव डालना है, कौन सी गली डालनी है, कौन सा क्या करना है। तो ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे हैं। वो डिलिमिटेशन तो हौच पौच सी है, किसी पैरामीटर्स के तहत हुई नहीं हुई। तो अगर एक साफ सुथरी डिलिमिटेशन हो जाए जिसकी गाइडलाइंस हैं। राना साहब, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, ज़ाहिर है निगरान सेटअप से तो किसी ने नहीं पूछना है आपको। इलेक्शंस में आप समझते हैं इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, और अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, आप लोगों की हुकूमत आ जाती है, तो आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चैलेंजिंग सूरत हाल होगी इसी जहाज़ को आगे लेकर चलना? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो बिगाड़ हुआ है, माशी बिगाड़, इकोनॉमिक इस तरह क्राइसिस है और काफ़ी डीप क्राइसिस है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसके लिए ठीक करने के लिए टाइम चाहिए, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब बनते हैं और उनको 5 साल का मैंडेट होता है तो ये एक रिकॉर्ड है PMLN का। अब 13 का पीछे हम क्या जाने 90 में, या जिस तरह भी हालात थे, या जिस तरह रिफॉर्म्स वो लाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वो मैं समझता 2013 में हमें इसी से मिलती जुलती मैशत मिली थी, और उस वक्त महंगाई जो थी इस वक्त इस तरह नहीं थी, लेकिन वो 12 या 14% थी, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब 17 में 2% पे लेके आए। वहाँ पे GDP उस वक्त 2-2.5% थी, जिसको 6% पे लेके आए। इस तरह डबल हमने कर दिया, रेवेन्यू डबल हो गया। उस पर वो इंडिकेटर जितने भी थे, रिजर्व जो थे वो $23 बिलियन तक पहुँच गया थे, 2-3 अरब से। तो ये उस वक्त जो थी, और जो प्रोग्रेस हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बनाया गया 4-5 साल में, वो भी आपके सामने है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना तनवीर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कल पाकिस्तान और भारत का मैदान श्रीलंका में लगने जा रहा है। एशिया कप के तीसरे मैच में टीम पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम कल करेंगे, जबकि भारत की तरफ से टीम को लेकर रोहित शर्मा मैदान में उतरेंगे। टीम पाकिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में नेपाल की टीम को 238 रन के भारी मार्जिन से हराया, छक्के छुड़ा दिए। लेकिन नेपाल जितनी छोटी टीम थी, भारत उतनी ही बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, तजर्बाकार स्क्वाड है उनके पास। लिहाजा ये मैच हमेशा की तरह एक सनसनीखेज़ और बड़ा टाकरा होगा कल यकीनन, जिसमें दोनों ममालिक में जुनून हमेशा की तरह अपने उरूज पर है। हर बॉल पर सांसें रुक जाती हैं। पाकिस्तान अगर इस वक्त वनडे रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, तो भारतीय टीम भी तजुर्बाकार खिलाड़ियों से लेस है। सवाल ये है कि कल की प्रेशर गेम में ज़्यादा प्रेशर किस टीम पर होगा। एशिया कप की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि भारत 7 बार ये ट्रॉफ़ी अपने नाम कर चुका है। दिफाई चैम्पियन श्रीलंका 6 बार, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 2 बार ये कप जीत सका है। तो क्या पाकिस्तान टीम की हालिया कारकर्दगी देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस बार फेवरेट टीम है? गुज़श्ता साल एशिया कप में पाकिस्तान और भारत 2 बार आमने सामने आए। पहले मैच में भारत ने फतह समेटी, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चबवाए। अब इन मैचों की ख़ास बात ये थी कि दोनों मैचों का फ़ैसला आखिरी ओवर में हुआ था। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत 13 वनडे मैचेस में अब तक आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा। 13 मैचों में भारत ने 7 बार, जबकि पाकिस्तान ने 5 बार कामयाबी हासिल की, जबकि 1 मैच टाई रहा। क्या इस सीज़न में बाबर आजम की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स अपने सारे पुराने हिसाब किताब बराबर करने की पोजीशन में है? कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी। पाक भारत मैच में जहां बाबर आजम की बल्लेबाजी को गेम चेंजर समझा जा रहा है, वहां ये भी माना जा रहा है कि भारतीय बल्लेबाजी के किंग विराट कोहली का उसका भी कोई तोड़ नहीं है। कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी का पहला ओवर भी
भारतीय ओपनर्स के लिए एक डरावना ख्वाब हो सकता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले ओवर में विकेट लेने में खासे मशहूर हैं। फिर एक और सवाल बड़ा अहम है कि पाकिस्तान और भारत की टीम को अगर हम इनका कंपैरिजन करें कि कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंस नज़र आती है, कौन सा फैक्टर पाकिस्तानी टीम को भारत पर बरतरी दिलवा सकता है, तो नाजरीन पाकिस्तान और भारत की टीमों की जीत के जो चांसेस हैं ये कहा जा रहा है कि 50-50 हैं। वहीं तीसरे फरीक की जीत के चांसेस 80% हैं। जानते हैं ये तीसरा फरीक है कौन? तो इन टीमों के मुकाबले में बारिश के बारे में पेशन गोई है और वो तीसरा फरीक बारिश ही है कि वो 80% जीत सकता है, क्योंकि श्रीलंका में इस वक्त मानसून बारिशों का सीज़न चल रहा है। मौसमी माहिरीन ने श्रीलंका के स्टेडियम में होने वाले पाक भारत मैच के दौरान बारिश के 80% इम्कानात की जो है वो पेशगोई की है, यानी बारिश की वजह से मैच कैंसिल भी कल हो सकता है। अगर कल का टाकरा बारिश की नज़र हो जाता है तो फिर एशिया कप में आगे बढ़ने का मंजरनामा होगा क्या? और एशिया कप के फौरी बाद वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। एशिया कप में ड्रेस रिहर्सल का एशियाई टीमों को वर्ल्ड कप में कितना फ़ायदा होगा, मैं बात करूंगी स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तो यही खौफ है कल बारिश होगी नहीं होगी, लेकिन जब हम मौसम का हाल देखते हैं कि 80% ज़्यादा चांसेस हैं, तो लोग बड़े मायूस हैं इस बात से कि बारिश की वजह से मैच ही ना कैंसिल हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। कल भी जो श्रीलंका बांग्लादेश का मैच हुआ है उसमें भी यही कहा जा रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और कल जो पाकिस्तान भारत के मैच में बारिश की पेशगोई की गई है, अगर पूरा 50 ओवर का मैच नहीं हुआ दिया तो फिर कम ओवर ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोर्टर्स बड़ी तादाद में श्रीलंका आए हैं और वहाँ होटल्स की प्राइजेस भी 4 गुना ज्यादा हो गई हैं। जोश व खरोश बहुत पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ी सी बर्तरी इसलिए हासिल है भारत पर कि पाकिस्तान एक मैच खेल कर जा रहा है। पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ मुल्तान में मैच खेला, 238 रन से जीता। पाकिस्तान ने 2 है, जबकि भारतीय टीम श्रीलंका पहुंचने के बाद कोई मैच नहीं खेली, वो कल अपना पहला मैच खेलेगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज है। और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स बमुकाबला भारतीय बैट्समैन, क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की अगर हम कारकर्दगी का जायजा लें सादिया, तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक जो 31 वनडे पाकिस्तान ने खेले हैं, उन 31 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 171 इतनी विकेटें 4 साल में नहीं ले सके, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, भारत हो, इंग्लैंड हो। तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है। अब मुकाबला बड़ा मजेदार, लेकिन भारत को ये एडवांटेज है कि वो भारत को ये एडवांटेज है कि 7 बार वो ये ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। हमें सिर्फ 2 दफा ये शर्फ हासिल हुआ है कि हम ये फतह अपने नाम कर सकें। तो ये भी एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। बिल्कुल होता है शादिया, लेकिन अब वो वक्त गया जब वो गाने लगाते थे मौका मौका। अब आप देखें ना, गुज़िश्ता जो 4 मैचेस हुए हैं T20 के हुए पाकिस्तान भारत के दरमियान, उनमें से 2 पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान ने भारत को 2021 में वर्ल्ड T20 में वहाँ हराया था दुबई में, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक मैच एशिया कप का भारत को दुबई में हराया। ये अलग बात है कि जो आखिरी मैच हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, वो 4 विकेटों से भारत जीता आखिरी गेंद पर। लेकिन अब भी पाकिस्तान की पोजीशन काफी बेहतर हो गई है, टीम जेल कर गई है, एक मुत्तहदा यूनिट की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से उम्मीद बड़ी है कि पाकिस्तान भारत को जेल कर ले। पाकिस्तानी टीम में इस वक्त फेवरेट बॉलर और फेवरेट बैट्समैन कौन है जो हम कह सकते हैं कि जैसे भारत के छक्के छूट सकते हैं? देखिए, बॉलर तो शाहीन शाह अफरीदी है। भारत के जो एक्सपर्ट हैं, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि इब्तिदाई ओवर्स अगर शाहीन शाह अफरीदी के भारतीय बैट्समैन खेल लेते हैं तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में मशहूर है शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले ही या दूसरे ओवर में विकेटें लेता है। और बैटिंग में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बाबर आजम ने 19वीं सेंचुरी नेपाल के खिलाफ बनाई। अब अगर वो एक और सेंचुरी बना लेंगे तो पाकिस्तान के कई नंबर की 20 सेंचुरियों रिकॉर्ड बराबर करेंगे वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने का। कोहली हमारे लिए, विराट कोहली हमारे लिए कितना खतरा हो सकता है और विराट कोहली को कौन अच्छा काउंटर कर सकता है यहाँ पे? बिल्कुल आपने सही कहा, विराट कोहली ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया। जो आखिरी मैच हुआ था गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी रन को
करना एक मुश्किल काम होगा। अब देखते हैं कि वो कब आता है बैटिंग के लिए। अगर वो 1 डाउन पोजीशन पर जल्दी आ जाता है बैटिंग के लिए तो उस सूरत में, और हम जल्दी विकेट ले लेते हैं तो उस सूरत में वो थोड़ा सा दबाव का शिकार होगा। लेकिन नो कोहली पाकिस्तान, क्योंकि भारत की पूरी बैटिंग विराट कोहली के गिर्द रिवॉल्व करती है। और शाहीन शाह अफरीदी के बाद हमारा स्पिन बॉलिंग में कौन जबरदस्त बॉलर जो है वो हमारे पाकिस्तानी टीम के लिए कल अच्छा साबित हो सकता है? शादाब खान, जिन्होंने क्या बड़े अच्छे तरीके से अपनी फॉर्म रीगेन की है। नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने 4 विकेटें ली है और उनकी फील्डिंग भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो शादाब खान पाकिस्तान के ऐसे स्पिनर है जो भारतीय बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कितने चांसेस हैं कि फाइनल में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ जाए? बहुत ज्यादा चांसेस है शादिया, क्योंकि श्रीलंका होस्ट कंट्री है। हाँ। वो अपने जख्मी खिलाड़ियों के मसले से 2-4 है। फिर बांग्लादेश कल मैच हार गया। अफगानिस्तान T20 का स्पेशलिस्ट है, वनडे का नहीं है। तो बहुत ज्यादा इम्कानात है कि शायद हम 3 मुकाबले देखें। एक तो कल हो रहा है, उसके बाद एक सुपर 4 का मैच, और अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती है तो 17 सितंबर को कोलंबो का फाइनल भी पाकिस्तान भारत के दरमियान हो सकता है। अगर बारिश हो जाती है और मैच पोस्टपोन हो जाता है तो फिर वो जो एक रन रेटिंग होती है उसके मुताबिक सारा आगे चलेगा? देखिए शादिया, अगर एक भी गेंद डिलीवर नहीं हुई और मैच जो है वो बगैर किसी गेंद फेंके होता है तो फिर 1-1 पॉइंट मिलेगा दोनों टीमों को। अच्छा। लेकिन कोशिश यही होगी मुंतजमीन की कि बेशक कम ओवर्स का मैच कराया जाए, 25 ओवर्स का मैच करा लिया जाए। कोशिश होगी मौसम को देखते हुए कि क्या सूरत हाल बनती है। और बारिश के बाद क्या सूट करता है ग्राउंड की सिचुएशन के लिहाज से? जब टॉस होता है, आधी नजरें और आधी सांसें तो रुकी हुई होती हैं कि टॉस कौन जीतेगा, तो उसके बाद बारिश के बाद क्या सिचुएशन सूट करती है पाकिस्तान के लिए? पहले बैटिंग करना या बॉलिंग? देखिए शादिया, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है और फिर डकवर्थ लुइस फॉर्मूला इन एक्शन आता है जिसमें रिवाइज टारगेट दिया जाता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान अपना रिवाइज टारगेट सामने रखकर बैटिंग कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो भारत को एडवांटेज होगा कि बारिश हो गई तो डकवर्थ लुइस फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वहां उनके सामने टारगेट होगा। तो अब देखें होता क्या है, लेकिन तवक्को यही है कि मैच हो जाए। हालांकि 80% बारिश की पेशगोई की गई है। आज भी जो मुझे रिपोर्ट्स मिली है वहाँ बादल बहुत छाए हुए थे, लेकिन दुआ करें कि कल मैच हो जाए। हर कोई बड़ी शिद्दत बेचैनी से इस मुकाबले का इंतजार कर रहा है। और वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप का होना, ये आप क्या समझते हैं? कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस एक ज़ाहिर बिल्टअप होगा सब टीम्स के लिए, ज़ाहिर पाकिस्तानी टीम के लिए भी एक बहुत अच्छी, आपने समझते एक प्रैक्टिस होगी वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल शादिया, वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप होता है उससे पहले जो एशिया कप होता है वो उसी फॉर्मेट में होता है। जैसे वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हो रहा है तो एशिया कप भी 50 ओवर्स का होगा। लास्ट ईयर T20 था तो एशिया कप भी T20 का हुआ, तो उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक प्रैक्टिस तो होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग स्पोर्ट्स तज्जियाकार मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।